बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। वेलकम बैक टू द सेशन। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, यही सीख रहे थे, सांस कैसे लेते हैं और ये सांस हम लोग कैसे लेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, यानी राइट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन को समझ रहे थे। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बोला था कि जब भी आप सांस लोगे तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा तुम्हारे सेल के अंदर, फिर उस ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स साइकिल चल जाएगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर जब आप आ जाओगे वहां पर हम लोग एक प्रोसेस करेंगे ETS। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये याद रख लें कि ETS जो करने वाले हैं ये कहां पर करने वाले हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुमित, आकर्ष, अंकिता, एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो, ये मैंने आपको कहा था कि आप रिवाइज करके आइएगा थोड़ा, है ना, ये चीजें थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। सोनी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये जो है आपने पढ़ा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे इंक्रीज करता है, और यहां पर ये सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है ना। गुड मॉर्निंग आकर्ष, वीरेंद्र, अंकिता, सब लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ भैया, तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि रिडक्शन पोटेंशियल का क्या कंडीशन है। ठीक है, ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर प्रोटॉन की कहानी बता दी थी कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो भी 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये भी 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है। इन तीनों ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। जो कॉम्प्लेक्स 5 है ये उल्टा प्रोटॉन लेकर आता है ना। गुड मॉर्निंग रवि, ये उल्टा प्रोटॉन लेकर आता है। ठीक, तो अगर आप मैट्रिक्स से IMS ले जा रहे हो, दिस इज अपहिल प्रोसेस। अपहिल मतलब एनर्जी लगेगी इधर से इधर ले जाने में। अगर आप कहते हो कि IMS से यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन को लेकर आ रहे हो इधर मैट्रिक्स की तरफ, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डाउनहिल प्रोसेस। तो यहां पर गुड मॉर्निंग पूजा, तो यहां पर आपने 3 अपहिल किए हैं और 1 डाउनहिल किया है ना। ये कंडीशन आपको मैंने उस दिन बता दिया था। और अपहिल में एनर्जी लगती है, पहाड़ चढ़ने में एनर्जी लगती है, और डाउनहिल में एनर्जी रिलीज होगा, है ना। आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां तक हमने देखा कि व्हाट इज द लोकेशन, देख सकते हो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, है ना, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कहां पर प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। ये जो मेम्ब्रेन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो यहां के आगे फिर अब चलते हैं आज के अगले सेशन में, जहां पर हम लोग बेसिकली ETS समझ रहे हैं। ठीक है, तो ETS समझ रहे हैं, आंखें खुली रखिएगा, कान खुले रखना, दिमाग खुले रखना। ठीक है, पहले जो भी सीखा है उसको अभी अगले 15 मिनट के लिए भूल जाना, है ना। पहले तुमने क्या सीखा हुआ है, ठीक, अभी जो है मान के चलिए कि आपने ETS कभी पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो रूल्स मैंने आपको बता दिए रिडक्शन पोटेंशियल और प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट का, वो रूल याद रखना है आपको बस, और आगे सुनना है सिर्फ एकदम फ्रेश दिमाग के साथ। वहां पर जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार, बट पहले पूरी बात सुनोगे आप। ठीक है,
चलो, तो सबसे पहले हम लोग इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग फरीदा, गुड मॉर्निंग संध्या। चलो देखो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये क्या है, आईएमएम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी जगह है, आईएमएस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिमाग में ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और यह है मैट्रिक्स। यहां पर ध्यान रखना, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हमें कम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग नीरज, सुनो मेरी बात, यहां पर प्रोटॉन कम, यहां पर प्रोटॉन ज्यादा, यानी डिफरेंस है। डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट, है ना। तो अब यहां पर हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस, आपको यहां पर मैं आपको 5 कॉम्प्लेक्सेस दिखा देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले कौन है, कॉम्प्लेक्स 1, ठीक। ये कौन है, कॉम्प्लेक्स 2, ये कौन है, कॉम्प्लेक्स 3, ये कौन है, कॉम्प्लेक्स 4, और ये कौन है, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो देखो, यहां पर 2 लोगों के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग, एक प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 2 लोग। बट इससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स 1 याद दिला देता हूं। कॉम्प्लेक्स 1 मतलब, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो यहां पर जो ग्रुप है, एक तो यहां पर जो ग्रुप में जो सबसे पहला मेंबर है वो है NADH डिहाइड्रोजनेज। कौन है, NADH डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का सबसे पहला मेंबर, कॉम्प्लेक्स मतलब ग्रुप, ग्रुप का सबसे पहला मेंबर कौन हो गया, एंजाइम, NADH डिहाइड्रोजनेज। बट ये जो एंजाइम है ना, ये कहता है कि मैं अकेले काम नहीं करूंगा, मुझे काम करने के लिए साथ में दोस्त चाहिए। दोस्त, दोस्त मतलब एंजाइम के दोस्त कौन होते हैं, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स, है ना। तो यहां पर जो हमारे कोफैक्टर्स हैं, यहां पर हमारे पास कुछ कोफैक्टर्स हैं एंजाइम के दोस्त, और जो दोस्त है, एक दोस्त है FMN और एक दोस्त है FES, प्रोटीन, है ना। आयरन सल्फर प्रोटीन है ये, ठीक है। FES जब भी लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, आयरन सल्फर वाला प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जहां पर आयरन और सल्फर मिलता है। तो FMN हो गया, FES हो गया। अब ये हो गया आपका क्या चीज,
ये कंडीशन। दूसरा, पहले तो कॉम्प्लेक्सेस खत्म कर लेते हैं, अब बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 देखना भैया, ये जो है ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक। कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर भी तुमने बोला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब यहां पर ग्रुप होगा, और ग्रुप में कौन लोग होंगे? ग्रुप में होगा FADH2 डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। या इसको क्या भी बोलते हैं? SDH। SDH, अब बताओ, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ SDH का फुल फॉर्म बताइए, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में SDH का फुल फॉर्म बताओ। देखते कितने लोग रिवाइज करके आए, कितने लोगों ने रिवाइज किया है क्रेब्स साइकिल, ये पता चलेगा अभी पता चलेगा कि कितने लोगों ने क्रेब्स साइकिल रिवाइज किया है। जल्दी बता दो यार, जल्दी बताओ फटाफट से, समय नहीं है। क्रेब्स साइकिल देखते हैं कितने लोगों ने रिवाइज किया। बहुत स्लो काम करते हो यार, बहुत स्लो हैं, बड़े कामचोर हो गए हो। सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की, बहुत बढ़िया रवि, बहुत बढ़िया। हम लोग यहां पर डिजिटल प्रोग्रामिंग का है ना समझ रहे हैं ना। गौतम, अंकिता, बहुत बढ़िया। चलो, याद है, याद तो है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है ना, ये वही एंजाइम है, ठीक है, ये वही एंजाइम है जो कि आपके क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट किया था। तो आपने देखा था कि मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं क्रेब्स साइकिल के, वो कहां पर होते हैं? मैट्रिक्स में। बस इकलौता उस दिन एक्सेप्शन बोला था कि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। एक्सेप्शन एक था SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहां पर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यहां पर गड़ा होता है टुवर्ड्स द इनर साइड, है ना, टुवर्ड्स द इनर साइड, अंदर की तरफ होता है। आइमस मतलब आउटर सरफेस, इनर, ये वाला क्या हो गया? इनर सरफेस। तो इसका एक और नाम हो गया FADH2 डिहाइड्रोजनेज, ठीक। कॉम्प्लेक्स 2 है। अब कॉम्प्लेक्स बोला है ना तुमने, कॉम्प्लेक्स बोला है यानी वहां पर दोस्त भी होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स बोला है यानी दोस्त भी होने चाहिए। कौन है दोस्त? FMN और FES। फिर से देखो, NADH डिहाइड्रोजनेज, बिल्कुल सही है सिमरन, सुमित, सोनी। देखो NADH डिहाइड्रोजनेज के भी दोस्त कौन? FMN, FES। और FADH2 डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के भी दोस्त कौन है? FMN, FES, ठीक। ये हो गए हमारे दो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 की अगर बात करें तो यहां पर इस ग्रुप में कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स मतलब ग्रुप में 3 लोग, 3 कौन से लोग हैं? पहला है साइटोक्रोम B, ठीक है। फिर है आयरन सल्फर प्रोटीन, क्या हो गया? आयरन सल्फर प्रोटीन। एंड फाइनली साइटोक्रोम C1। आपको बताया था मैंने, साइटोक्रोम जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है, A, B, C, D, है ना, 4 अलग। मेनली जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम D, डिपेंडिंग ऑन कि वहां पर कौन सा हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स 3 में कितने लोग हो गए? साइटोक्रोम B है, Fe आयरन सल्फर प्रोटीन है, और साइटोक्रोम C1 है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 से पहले मैं आपको एक और आदमी दिखा देता हूं।
इंपॉर्टेंट, यहां पर एक और आदमी है, टूवर्ड्स द आउटर सरफेस, ठीक है, टूवर्ड्स द आउटर सरफेस, इसका नाम है साइटोक्रोम सी। क्या नाम है इसका? साइटोक्रोम सी। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ साइटोक्रोम सी किधर मिलता है, कहां पर, लोकेशन कहां है, तो आप बताओगे सर साइटोक्रोम सी इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का ये वाला सरफेस आईएमएस की तरफ वाला ये हो गया आउटर सरफेस, और मैट्रिक्स की तरफ वाला ये हो गया इनर सरफेस। तो इनर सरफेस, आउटर सरफेस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साइटोक्रोम सी इज लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब चल रहे कॉम्प्लेक्स 4 पर। कॉम्प्लेक्स 4 ग्रुप हो गया, क्या नाम है ग्रुप का? कॉम्प्लेक्स 4। तो यहां पर हमारे पास एक तो कॉपर सेंटर्स हैं, ठीक है, कॉपर है वहां पर, ठीक। इसके अलावा वहां पर हमारे पास है साइटोक्रोम ए, और एक है हमारे पास साइटोक्रोम A3। अब देखो ए में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है, साइटोक्रोम A1 हो सकता है, साइटोक्रोम A2 हो सकता है, साइटोक्रोम A3 हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर साइटोक्रोम्स प्रेजेंट है। एंड फाइनली, थोड़ा सा उल्टा हो गया, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A, कॉपर सेंटर्स, ठीक है, कॉपर सेंटर्स। अब एक चीज समझो आप, यहां पर आपको मैंने कॉम्प्लेक्स 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया। पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 1 में कौन कौन से लोग हैं? NADH डिहाइड्रोजनेज, FMN, FES, 3 लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में अगेन 1 FADH2 डिहाइड्रोजनेज, दूसरा FMN और तीसरा FES। फिर यहां पर बात करें तो साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। फिर यहां पर अगर बात करें तो 2 लोग हैं टोटल, कॉपर A3 का पार्ट होता है ना, कॉपर जो सेंटर है, कॉपर सेंटर इज पार्ट ऑफ A3। तो यहां पर एक हो गया साइटोक्रोम A और दूसरा हो गया साइटोक्रोम A3, 2 लोग हैं। कॉपर जो है, कॉपर सेंटर जो होता है वो साइटोक्रोम A3 के साथ ही जुड़ा होता है, कॉपर जो है वो साइटोक्रोम A3 के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा यहां पर साइटोक्रोम C है, और हमारे पास एक और आदमी है यूबिक्विनोन, जिसके बारे में तुमने सुन रखा है, ठीक है, सुन रखा है यूबिक्विनोन, ठीक। यूबिक्विनोन ये मूव कर सकता है, तो ये मूवेबल है, मेम्ब्रेन के अंदर किधर भी मूव कर सकता है यूबिक्विनोन, ठीक। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक चीज समझो, अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? NADH ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या करने वाले हैं? NADH का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं यार, ठीक है। तैयार हैं सब लोग? NADH को ऑक्सीडाइज करके हम लोग एनर्जी निकालने वाले। याद करो, ये फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी है, और इसको हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी NADH को ATP में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग चलें, एक आखिरी चीज मैं आपको और बता दूं, आखिरी चीज एक और बता दूं मैं आपको, चलो बाद में बता दूंगा, बाद में बता देते हैं, अभी पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर NADH का ऑक्सीडेशन करना है,
तो NaDH जहां से भी मिलेगा, इस NaDH प्लस H प्लस को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, NaD प्लस में। ठीक है, जब ऐसा करोगे तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, NaDH डिहाइड्रोजनेस को। कितना, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का रास्ता देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस NaDH के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे मूव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है हमें, एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और फिर धीरे धीरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा। तो एक NaDH से 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले इंजाइम से कहां जाएगा, फिर FMN के पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है। FMN से कहां जाएगा, FES के पास। FES के पास से कहां जाएगा, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन से कहां जाएगा, साइटोक्रोम B के पास। ठीक है, साइटोक्रोम B से FES के पास, FES से साइटोक्रोम C1 के पास, C1 से साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से कॉपर सेंटर से A के पास और A से A3 के पास, और A3 से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन के पास। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल गया है, ऑक्सीजन को मिल चुका है। ठीक है, एक एटम। ठीक है, यहां पर 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यानी एक एटम। ठीक है, ये और ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बट धीरे धीरे करके दोनों पहुंच जाएंगे। तो हमें एक्यूमुलेटिव ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कितना एटम चाहिए, एक ऑक्सीजन एटम चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए हमें एक एटम चाहिए होता है। ठीक है, ये कंडीशन। ये तो हमने सीख लिया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। जो अभी तक हमने सीखा है इस चीज को कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ भाई सुनो, तो एक बात बताओ, यहां पर सबसे पहले हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सीखा है। ठीक है, किधर से किधर क्या बताओ, NaDH प्लस H के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था। ये कहां से कहां गया, FMN से कहां गया, आयरन सल्फर प्रोटीन से कहां गया, साइटोक्रोम B, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, और A3 के बाद कहां गया, एक ऑक्सीजन एटम के पास चला गया। ठीक है, ये कंडीशन है। यहां पर जब आप इधर से इधर जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है।
पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसा है बताओ, तो ये कैसा होता है? डाउनहिल मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है ये? डाउनहिल मूवमेंट है। जब भी मान लो कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? जहां पर जो उसको, जिसके पास उसकी ज्यादा एफिनिटी है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन उधर जाता है तो वहां पर जो एक्सेस एनर्जी होता है, वो एक्सेस एनर्जी रिलीज होता है ना, रिलीज होता है। और जब भी एनर्जी रिलीज हो तो ध्यान रखना वो कैसा प्रोसेस होगा? डाउनहिल प्रोसेस होगा। यानी एनर्जी विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब देखो यहीं पर ईटीएस का डेफिनेशन तैयार हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? यहां पर आपके ईटीएस का डेफिनेशन तैयार हो गया। व्हाट इज ईटीएस? डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन carrier to other carrier where carriers are arranged according to their reduction potential, है ना। तो ये हो गया आपका ईटीएस का डेफिनेशन कि ईटीएस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। आपने बोला ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, तो अब ट्रांसपोर्ट जैसी तुम्हारे दिमाग में आया तो पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट दो तरीके का पॉसिबल है। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, अपहिल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। यहां पर कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जब जब मूव कर रहा होगा तब तब वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। यानी एक तरह से आप क्या ये कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो रिलीज हो रही है यहां पर। ये चीज आप बोल रहे हो और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहां पर? ईटीएस, ठीक है। तो सिंपलेस्ट, यहां पर सिंपलेस्ट परिभाषा क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। जो कहीं से मिला होगा उसको एक्साइटेड, आपने सुना होगा ना एक्साइटेड, ठीक है। जैसे आप ये बोलते हो, जैसे तुमने बोला जैसे आप बोलते हो ना कि यहां पर कोई ऐसा कंडीशन है, ये हो गया हमारा ऑर्बिटल, ये क्या हो गया? हायर ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या हो गया? लोअर ऑर्बिटल, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब इसको आप एनर्जी दोगे, ठीक है, जब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये हायर ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। यहां पर ये इसको क्या बोलते हो? एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एटम
ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या कहते हो, अपहिल मूवमेंट। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, यूबिक्विनॉन, देखो यूबिक्विनॉन जो है, यूबिक्विनॉन जो है ना, वो तो है ही, वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। हम लोग अभी मेन जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनकी बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सेस की, वो जो आपने 1 से लेकर 4 तक जो पार्टिसिपेट किया है उनकी बात कर रहे थे। यूबिक्विनॉन तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है ना। यूबिक्विनॉन की जरूरत इसलिए है क्योंकि बाकी कॉम्प्लेक्सेस अपनी जगह से नहीं मूव कर सकते, है ना। कॉम्प्लेक्स 1 मूव नहीं कर सकता। तो अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 1 भी नहीं मूव कर सकता, कॉम्प्लेक्स 3 भी नहीं मूव कर सकता, तो आखिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक ऐसे आदमी के थ्रू जो मूव कर सकता है, इन दोनों के बीच में मूव कर सकता है, और इसका नाम क्या होगा, यूबिक्विनॉन। तो यूबिक्विनॉन जो है वो बस इसका इतना काम है कि वो 2 कॉम्प्लेक्सेस के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। ये हो गया अपहिल। और अगर उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है मतलब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल की तरफ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाउनहिल। तो आपके ईटीएस में बेसिकली यही होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, एक्सेस एनर्जी, वो लूज हो जाता है और वो अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है, और स्टेबल हो जाता है। ये कैसा है, अनस्टेबलाइज्ड, ये कैसा है, स्टेबल है। तो हर आदमी स्टेबल होना चाहता है ना। तो वो जो एक्सेस एनर्जी है जब वो लूज कर देगा तो ये डाउनहिल मूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और इस डाउनहिल की वजह से एनर्जी रिलीज होगा। ध्यान रखना, डाउनहिल कैसा प्रोसेस होता है, एक्सर्गोनिक, यानी एनर्जी रिलीज होगा, और अपहिल कैसा प्रोसेस होता है, एंडरगोनिक। डन है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर वापस आते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने करा दिया, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन से कॉम्प्लेक्स 3, 3 से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से A3, A3 और ये ऑक्सीजन, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब तुम बोलोगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से एनर्जी मिला होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से एनर्जी मिला होगा। अच्छा, एक और चीज, यहां पर कौन कौन से लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, देखो तो। ये हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स 1, देखो 1 इन्वॉल्व है, ये क्या है, 3, ठीक है, और ये क्या है, 4। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 1, 3, 4, ठीक है। NADH के केस में देखो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, NADH, FADH2 पिक्चर में है ही नहीं अभी, है ना। तो NADH, ये कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4, ये 5 नहीं इन्वॉल्व होता। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो कि 5 ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं किया है इधर, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तुमने कहा कि हमने ETS कराया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करा दिया, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल प्रोसेस, जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बोलोगे ये कराया क्यों, व्हाट वाज द पर्पस। तो पर्पस ये था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो मिली है उस एनर्जी को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट। तो देखो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट, ठीक। अब याद करो NADH के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स। NADH के पास कितने प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स।
फ्रॉम NADH। ठीक है, दूसरा यहां पर ये जो यूबिक्विनोन है ना, ये याद करो प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर भी है। क्या है ये? मेनली ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है। तो इसने देखा कि यहां पर प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इसने भी क्या किया कि बोला कि मैं भी मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेकर आता हूं और मेरा भी प्रोटॉन उधर डाल दो, यानी 2 प्रोटॉन्स और हो गए। ठीक है, वाया यूबिक्विनोन। ठीक है, फ्रॉम मैट्रिक्स। यानी समझो बात को क्या हुआ। देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने एक तो NADH का प्रोटॉन इधर लगा दिया, इधर भेज दिया, साथ में मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स थे उसमें से भी 2 प्रोटॉन उठा के इधर डाल दिए। और किसकी मदद से? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन मूव कर सकता है। यूबिक्विनोन इधर से गया, मैट्रिक्स से प्रोटॉन उठाया और किसको दे दिया? कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिया। और कॉम्प्लेक्स 1 से वो दोनों प्रोटॉन्स कहां पहुंच गए? बाहर पहुंच गए। यानी हमारे पास टोटल कितना हो गया? 4 प्रोटॉन। यानी ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो कितने प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करेगा? 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर देता है। 2 प्रोटॉन्स NADH के और 2 प्रोटॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैट्रिक्स। किसकी मदद से? ऐसी हरकत किसने करी है? यूबिक्विनोन ने करी है। ठीक है, पूजा नहीं समझ में आया, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसे का मतलब क्या होता है? नहीं समझा, बताइए मुझे जल्दी से, ऐसे का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तब तक बाकी जन जो है कॉम्प्लेक्स 1 देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स 1 के साथ क्या हो गया? ठीक है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसने 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर दिए। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली है, वही एनर्जी देखो, याद करो ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा प्रोसेस था? एंडरगोनिक। प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट तुम कैसे कर रहे हो? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट किधर से किधर हो रहा है? फ्रॉम लो टू हाई, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी अपहिल। तो प्रोटॉन का जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है? अपहिल मूवमेंट है। और अपहिल के लिए हमें लगती है एनर्जी, और वो एनर्जी कहां से आ रही है? ETS से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, तो ETS क्यों कराया हमने? ताकि हम लोग प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना पाए यार। ठीक है, ETS आज के बाद से तुमसे कोई पूछे, कोई अंकल आपसे पूछे कि बताओ बेटा ETS क्यों कराते हैं, तो आप बताओगे सर ETS इसलिए कराते हैं ताकि हम लोग प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट कर पाए, मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम कर पाए और IMS के अंदर प्रोटॉन बढ़ा पाए। ये डिफरेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ETS करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आप सीक्वेंस समझिए। हमने क्या किया? NADH का ऑक्सीडेशन। NADH का ऑक्सीडेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कितने निकलेंगे? 2। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का ETS कराएंगे। ETS कराने का पर्पस होता है उन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब तुमने निकाली, उसका पर्पस क्या? ताकि हम लोग मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन कम कर पाए और IMS के अंदर प्रोटॉन बढ़ा पाए, यानी डिफरेंस क्रिएट हो, है ना? IMS में ज्यादा और ये मैट्रिक्स में कम। तो ये क्या आ गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट। व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर दिस? प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। ठीक है ना? एंड हु इज क्रिएटिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटॉन ग्रेडियंट? इट इज द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन। ठीक है, ये कंडीशन हो गया आपका। नाउ वी आर डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3, ठीक, कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या करता है? यहां पर 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सॉरी यहां पर ये क्या कर रहा है? 4 प्रोटॉन्स।
कितने? 4 प्रोटॉन्स। कहां से? फ्रॉम मैट्रिक्स विथ द हेल्प ऑफ यूबिक्विनोन। अगेन यूबिक्विनोन ने देखा कि कॉम्प्लेक्स 1 भी ट्रांसपोर्ट कर सकता था प्रोटॉन और कॉम्प्लेक्स 3 भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है प्रोटॉन। यहां पर भी कैसा मूवमेंट हो रहा है? अपहिल मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन का। देखो यूबिक्विनोन जो है ये एक प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर हो गया, तो यूबिक्विनोन की हेल्प से हमने यहां पर भी प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 की हेल्प से भी प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किया और कॉम्प्लेक्स 3 की हेल्प से भी प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, यहां पे भी कॉम्प्लेक्स 1 में भी 4 ट्रांसपोर्ट हुए हैं और कॉम्प्लेक्स 3 में भी 4 ट्रांसपोर्ट हुए हैं। ठीक, डन। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, 4 भी प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट कितने? ये नंबर सारे मैंने आपको कल ही बता दिए थे, कल के सेशन में बता दिया था, 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन्स इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिए किधर से किधर? फ्रॉम मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स से यहां पर लेकर आ गए। ठीक, बिना यूबिक्विनोन की हेल्प के। यहां पर यूबिक्विनोन की हेल्प हमने नहीं ली। ठीक है, यूबिक्विनोन की हेल्प कहां कहां लेते हैं? 1 और 3। उतना आपको याद ही नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है? NADH के ऑक्सीडेशन, एक NADH के ऑक्सीडेशन पर 4 प्रोटॉन्स यहां निकल गए, 4 यहां पर निकल गए और 2 यहां पर निकल गए, जिसमें से सिर्फ 2 प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन किसने किया था? NADH ने। बाकी प्रोटॉन्स कहां से ला रहे हैं हम लोग? मैट्रिक्स में से। ठीक है, मैट्रिक्स में जहां पर भी प्रोटॉन मिल जा रहा होगा वो प्रोटॉन हम लोग यहां पर ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है? मैट्रिक्स के प्लाज्मा में जो भी प्रोटॉन है उनको कम करना और IMS में बढ़ाना। ठीक है, यह चीज हो गई। तो यहां आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन चुका है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन चुका है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग उल्टा काम करने वाले हैं। ये जो प्रोटॉन्स हमने निकाला, अब यहां पर हम लोग ग्रेडियंट तोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखो प्रोटॉन का मूवमेंट अब किधर करा रहे? उल्टा, उल्टा करा रहे। ठीक, अब ये बताओ, ये वाला जो है ये तुमने कल ही बताया था मुझे कि ये जो मूवमेंट होगा ये जो मूवमेंट होगा ये कैसा होगा? डाउनहिल। कैसा मूवमेंट होगा? डाउनहिल मूवमेंट होगा ये। ठीक है, प्रोटॉन का, यानी यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, प्रोटॉन के मूवमेंट से यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, और एनर्जी जब रिलीज करके हम लोग यहां पर प्रोटॉन लेके आएंगे, इस प्रोसेस में क्या रिलीज हो रहा है? एनर्जी। रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड। तो अब सुनो हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी मिला, एनर्जी, ये हम लोग यूज करेंगे फॉस्फोराइलेशन में। एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, एटीपी बनाने के लिए यहां पर आप समझो कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या चल रहा है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। और ये जो फॉस्फोराइलेशन आप जानते हो, फॉस्फोराइलेशन कैसा होता है? एंडरगोनिक, है ना। फॉस्फेट ऐड करने के लिए तुम्हें एनर्जी लगती है। तो यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के टाइम पर जो एनर्जी लग रहा है वो कहां से आया है? फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। एनर्जी की प्रेजेंस में ये काम कर रहे हो और तुमने क्या बना लिया, एटीपी बना लिया। तो ध्यान रखना, 2 प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट से 1 एटीपी बनता है। ये पुराना डेटा है, नया डेटा चेंज हो गया है, बट हमारे यहां किसी को इतनी चिंता है नहीं कि नया वैल्यू भी बताना चाहिए, है ना। वही 1947 के सारे डेफिनेशंस हैं, वही सारी चीजें हैं, वही सारा डेटा है। डेटा भी चेंज करने का किसी के पास टाइम नहीं है ना, ना एनसीईआरटी वालों को, ना नई किताबों वालों को, ठीक है। तो वही पुराना, मजबूर है, सब लोग मजबूर है क्योंकि एनसीईआरटी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सारा वैल्यू जो है ये चेंज हो चुका है, ठीक है, बट स्टिल सिंस एनसीईआरटी हैज नॉट चेंज, तो वहां पर हमें पुराना ही डेटा याद रखना है कि अगर हम लोग 2 प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, 2 प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट में हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज सफिशिएंट टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। कितना एटीपी बनेगा, 1 एटीपी बना सकते हैं, इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज सुनो, ये देख रहे होगे प्रोटॉन यहां पर निकला है, ठीक है, प्रोटॉन यहां पर निकला है। ये जो प्रोटॉन है ये यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। ये जो 2 प्रोटॉन हैं ये कहां से आया है, इधर से, ठीक है, वाया जो भी आपका निकल रहा है वहां से, कॉम्प्लेक्स 5। देखो, प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करना कि प्रोटॉन मैट्रिक्स वाला है कि इधर कॉम्प्लेक्स 5 वाला है, बट हम इतना समझ लेते हैं कि ये जो प्रोटॉन यहां पर रिलीज हो रहा है, मुझे ऐसा एक हम लोग हाइपोथेसिस इमेजिन कर रहे हैं कि जो 2 प्रोटॉन यहां पर निकले होंगे वही 2 प्रोटॉन यहां पर किसके साथ कंबाइन कर गए, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गए। अब देखो हमारा रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। एक एटम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। किसके साथ कंबाइन कर रहा है, एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और 2 प्रोटॉन्स के साथ, समझिए आप। तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स, और 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ जब कंबाइन करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, एक बार इस चीज को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक NADH प्लस H प्लस से जो इलेक्ट्रॉन था, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इसने किसने छीना है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन ने, और इसके जो दोनों प्रोटॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन थे, दोनों प्रोटॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन थे, वो छीन ले गया कौन, ऑक्सीजन एटम, और NADH किस में कन्वर्ट हो गया, NAD प्लस में, और ऑक्सीजन का एटम किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। और इस प्रोसेस में हमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी हो जाती है, आप क्या बोलोगे, यहां पर इसको आप मत देखना, ठीक है, ये जो है ये चीज आप मत देखना, आप ये मानना कि जब यहां पर 2 प्रोटॉन करके 3 बार प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, है ना, एक प्रोटॉन से, आपको यहां पर क्या याद रखना है
कि यहां क्या बनता है, 3 एटीपी बन जाता है। ठीक है, 3 एटीपी बन जाता है। तो एक NADH से क्या क्या हुआ, आपको 3 एटीपी मिलेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। डन है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या हो क्या रहा है, देखो मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस में हमने किया क्या क्या है, देखो फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। ठीक है, ये जब किया तो यहां पर क्या चला, ETS, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ, है ना। कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हुआ। ETS में जो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हुआ, इसकी वजह से प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट चला। ठीक है, कैसा, अपहिल बाई कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद रखना है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस ने पार्टिसिपेट किया था, 1, 3 और 4। ठीक है, इनकी मदद से तुमने अपहिल किया। ये इसके बाद यहां पर क्या बन गया, क्रिएटेड प्रोटॉन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन का डिफरेंस बना दिया हमने, ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट के बनने की वजह से वहां पर कॉम्प्लेक्स 5 आया। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट फिर से किया फ्रॉम IMS। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, किधर से किधर, फ्रॉम IMS टू मैट्रिक्स, दैट इज अ डाउनहिल प्रोसेस। डाउनहिल प्रोसेस की वजह से यहां पर एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू डाउनहिल ऑफ प्रोटॉन। और ये जो एनर्जी है ये किस में यूज हुआ, एनर्जी रिलीज्ड is used in phosphorylation। फॉस्फोराइलेशन। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, स्टार्ट कहां से किया, ऑक्सीडेशन से। वर्ड्स पर ध्यान दो, स्टार्ट कहां से किया, ऑक्सीडेशन से। हां बिल्कुल सही, 2 NADH से 2 वाटर और 6 ATP मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, यहां पर सुनना मेरी बात, यहां पर तुमने बोला कि हमने स्टार्ट कहां से किया, ऑक्सीडेशन से किया। किसका कर रहे हैं, NADH का। और हमने खत्म कहां पर किया, फॉस्फोराइलेशन पर। खत्म कहां पर किया, फॉस्फोराइलेशन, यानी ATP का फॉर्मेशन हुआ। यानी अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपसे मैं या कोई दूसरे लोग पूछ लें कि बताओ बच्चे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर phosphorylation of ATP
ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, या स्पेसिफिकली ईटीएस, तो आप क्या बताओगे? लाइट ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, सी सबस्ट्रेट more than one option is correct। ध्यान रखना, ईटीएस पर हम लोग फोकस्ड हैं। ईटीएस में फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी के लिए जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी चाहिए होता है ना, फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए। कभी भी आप फॉस्फेट ऐड कर रहे हो ना किसी भी चीज में, ग्लूकोज में ऐड करो, फ्रक्टोज में ऐड करो, कहीं पर भी तुम फॉस्फेट ऐड करोगे तो तुम्हें एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी तो तुमसे पूछा जा रहा है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी जो हुआ उसमें जो एनर्जी लगा उसके लिए अल्टीमेट सोर्स कौन है? लाइट है, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स है, सबस्ट्रेट है, या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बता दो। चलो, संध्या का आंसर आ चुका है, वीरेंद्र का आंसर आ चुका है, आकर्ष का आंसर आ चुका है। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। नीरज का आंसर आ चुका है, गौतम का आंसर आ चुका है, अंकिता, फरीदा, पूजा, सोनी, चलो एक बार सुनो, देखो याद करो हमने ईटीएस कहां से चालू किया था? NADH से चालू किया था, ठीक है। और इसका हमने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये कौन है? एक केमिकल है, इसका हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया और क्या बनाया? ATP। यहां पर क्या एक तरह से अगर हम लोग देखें तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस प्रोसेस में क्या बना है? ATP, साथ में NAD+, साथ में H2O, है ना। तो ये यहां पर जो फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसके लिए जो एनर्जी आया वो क्या चीज से आया? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। तो आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम बच्चों के सही हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, ठीक है। अब क्योंकि अभी अभी आपने ये सुना है तो एक मैं आपको लगे हाथ ये चीज बता दूं, देख बच्चा, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहां पर जब आप कोई भी मान लेते हैं कि ADP ही ले लेते हैं, ADP में आप क्या कर रहे हो? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, साथ में तुम्हें क्या चाहिए होगी? एनर्जी। और यहां पर क्या बन जाएगा? ATP, ठीक है। इसी एनर्जी को तुम फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हो, है ना। तो ये जो एनर्जी है, इसका जो सोर्स है, ठीक है, से डिपेंड करेगा कि यहां पर ये किस तरह का फॉस्फोराइलेशन है, ठीक। अगर यहां पर एनर्जी का सोर्स अगर लाइट है तो ऐसे फॉस्फोराइलेशन को हम क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना।
यानी अगर लाइट की वजह से मतलब लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटीएस, ईटीएस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यह चीज देखना है हमें। तो यह क्या हो जाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर यहां पर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटीएस, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अगर यहां पर एनर्जी is directly given by substrate, ETS not involved, ठीक है। अगर बिना ETS के तुम यहां पर ये ATP बना देते हो, ठीक है ना, अगर ये ATP का फॉर्मेशन बिना ETS के हो जाए डायरेक्टली, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कहोगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। एंड ऑल्सो ATP formed without ETS is known as direct ATP। डायरेक्ट ATP। ठीक है। और ATP formed after ETS is indirect ATP। ठीक है। देखो यहां पर ETS अगर हो रहा है, दोनों केस में यहां पर ETS हो रहा है। अगर ETS इन्वॉल्व हो गया तो या तो अगर लाइट है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर ऑक्सीडेशन रिस्पॉन्सिबल है ETS के, ETS के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके बेसिस पर हम लोग ये नाम देते हैं। और अगर ETS इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है ना, अगर बिना ETS के तुमने ATP बना लिया तो इसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। अब देखते हैं कि तुमने कितना समझा है। देखना यह है कि तुमने कितना समझा या कितने जन सो रहे थे। यह चीज का डेटा निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना, अभी पता चल जाएगा कितने लोग सो रहे थे। देखो, विच ऑफ द following case is SLP। पहला, ध्यान से देखते जाना, 3PGAL converting into
1,3-BPGA produces NADH which performs ETS to form ATP. दूसरा केस सक्सिनिक एसिड converted into fumaric acid produces FADH2. FADH2 undergoes ETS to form ATP. आपको बताना है इसमें से कौन सा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सी का केस ले लिया कि वहां पर मान लेते हैं लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू ATP with the help of ETS, and D मान लेते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड यहाँ पर GDP कन्वर्टेड टू GTP। हाँ भैया बताओ, जल्दी बताइए। ABCD, इसमें से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन सा है? चलो नीरज, संध्या, पूजा, आकर्ष, देखो इतना डिटेल करके तुम्हें कभी जीवन में क्वेश्चन नहीं देंगे, है ना। अपेक्षा, फरीदा, सोनी, वीरेंद्र, इतना डिटेल करके तुम्हें कभी जीवन में नहीं देंगे, है ना। इसमें कुछ ज्यादा ही मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में। इतना हिंटेड क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो एक बार सुनो मेरी बात। देखो बोला था ना कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन सा, जहां पर ETS नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, अगर तुम्हारे किसी भी रिएक्शन में अगर NADH बनता है, ठीक है, NADH, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ATP में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ETS कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सक्सिनिक एसिड को फुमारिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है FADH। FADH2 जो है, FADH2 भी एक फॉरेन करेंसी है, ये भी हमारे काम करने के लिए इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ATP में। इसको भी करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ETS इन्वॉल्व होगा। ETS इन्वॉल्व हो गया यानी सबस्ट्रेट लेवल तो है ही नहीं, ETS बोला मतलब सबस्ट्रेट लेवल है ही नहीं। तो यहां पर ETS अगर हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं कि यहां पर FADH2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस वाले केस में लाइट एनर्जी को ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइट को, है ना, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, इसको अगर आप कन्वर्ट कर देते हो ATP में विद द हेल्प ऑफ ETS, तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम A GTP में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस में ना ही NADH बन रहा है ना ही FADH2 बन रहा है। यहां पर ये जो बन रहा है, ये बन रहा है फॉर्म्ड विदाउट ETS।
इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये चीज इतनी बार बता चुका हूं, जब क्रेब्स साइकिल बताया था तो 3 से 4 बार डिस्कस किया था कि ये जो स्टेप है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। देखो, तुम्हारी गलती करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करना इट इज नॉट अ बिग डील राइट नाउ, है ना। बट अगर आप उसको सुधारोगे नहीं ना, मान लो एक क्वेश्चन तुमने आज गलत किया, आज एक टेस्ट हुआ तुम्हारा और उसमें लेट सपोज तुमने 5 गलती करी हैं। अगर उन 5 गलतियों को जाकर आप एनालाइज नहीं करते, अगर आप उनको देखते नहीं हो कि यहां पर मेरी गलती क्यों हुई थी। देखो, कभी कभी ना एग्रेसिव मोड जरूरी होता है, डिफेंसिव खेलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप ऐसे टेस्ट मैच खेलते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको वहां पर एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। और अगर एग्रेसिव मोड में खेलते हो यानी आपको अपनी गलतियों को बहुत जल्दी पकड़ना पड़ेगा कि ये मैंने गलती करी है, क्यों करी थी, मेरे को क्या नहीं समझ में आया था, ठीक है, क्या चीज, कहां पर मेरे को कौन सी चीज रोक रही है मुझे, ठीक है ना। तो आप जो है अगर सेम लेवल पे रहोगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ने का मजा तभी है जब आप अपनी गलतियों को एलिमिनेट करते जाओ, है ना। तो यहां पर आपको यह चीज इसीलिए मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया जो कि ऑलरेडी, जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के कईयों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बताओ मुझे, अगले क्वेश्चन में हिंट कम रहेगा, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। हिंट कम कर रहा हूं इस बार में। Identify reactions where substrate level phosphorylation occurs. Sorry.
ऐसा पॉसिबल नहीं है ना तो यहाँ पर जो है एक बार सुनो, पहले सुनो, पहले जो इतना बता रहा हूं पहले उतना तो सुनो। देखो यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में हिंट बहुत ज्यादा दिया था, ठीक है, इतना ज्यादा हिंट कभी भी नहीं मिलता एग्जाम हॉल में। इस वाले केस में हिंट है बट हिंट कम किया है, ठीक है। एग्जाम में इसके बाद वाला स्टेज आएगा, ये जितने भी रिएक्शंस लिखे हैं आपके रेस्पिरेशन में होने वाले जहां जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन होता है वो सारे रिएक्शंस का लिस्ट है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब आप जो है ये घर पर ये प्रैक्टिस करोगे ये चीजों में और इंडिविजुअल रिएक्शन में लिखोगे कि यहां पर कौन सा होगा। भाई यहां पर फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहे, लाइट एनर्जी कभी भी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन तो छोड़ ही दो, भूल जाओ। अभी फिलहाल के लिए दो ऑप्शन होंगे आपके पास, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, वहां पर लिख देना बगल में कि ए नंबर जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ना, और बी नंबर जो है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी है और फिर अगले सेशन में आप मुझे बताओगे कि इनमें से कौन कौन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है और कौन कौन से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। एक लास्ट बार मैं तुम्हें हिंट कर देता हूं, कहीं पर एटीपी बन रहा होगा, कहीं पर एटीपी अगर बन रहा होगा डायरेक्टली रिएक्शन में तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। कहीं पर अगर NADH या FADH2 बन रहा होगा तो ऐसे रिएक्शन में फिर उस NADH और FADH2 को हमें ETS करा के ATP बनाना पड़ेगा। यानी वो सारे रिएक्शन जहां पर भी NADH और FADH2 बन रहा होगा वो सब ETS वाले रिएक्शंस हैं, यानी वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद रहेगा, जहां पर ATP बन जाए रिएक्शन में डायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में रहना चाहिए ATP। और दूसरा क्या कि प्रोडक्ट साइड में आपको NADH और FADH2 मिल रहा है, उस रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मेरे ख्याल से अब ये बहुत ही आसान हो गया है, इसको आप घर पे जाके देखोगे और मुझे बताओगे इसमें से कौन सा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है और कौन सा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सब जन बना के आओगे है ना, सारे कामचोर जितने भी हैं सब लोग जो है बना के आएंगे, कोई कामचोरी नहीं करेगा। 2 स्लाइड्स हैं, ध्यान रखना, यहां तक है, J तक है, ठीक है। इसमें आपके सारे फॉस्फोराइलेशन के रिएक्शंस कवर हो गए, इसके बाहर कोई वहां पर नहीं बनेगा। ध्यान रखना, एटीपी बनना चाहिए प्रोडक्ट में, उसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर एटीपी यूज हो रहा है तो वो फॉस्फोराइलेशन नहीं है, ठीक है, दैट इज डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी। तो ध्यान से है ना, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे क्या है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए, आज की बेहतरीन सुबह के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।